वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 4। लॉकडाउन है, बड़ी सारी इश्यूज़ हैं, तो हम ऑनलाइन टीचिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 जो है ये बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम, और मैं बीच बीच में आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे CBSE हुआ, चाहे वो किसी ऑन द बेसिस ऑफ 12th, आप अगर कोई स्पोर्ट्स वाला बच्चा जैसे प्रिपेयर करता है किसी भी चीज़ के लिए है, तो MCQs भी तैयार होता है कि किस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन, बच्चे विद स्पेशल नीड्स मतलब कि जिन्हें स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, सहायता की, मदद, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड क्रॉस करने के लिए, बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, मतलब वो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं। ठीक है, उन्हें बोला गया है दिव्यांग। और भी इसमें 2 शब्द आएंगे, हमारी जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे है। सो चलते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान रखनी है, पहला है डिसेबिलिटी और दूसरा है डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों में बड़ा अंतर है। आज से पहले हम यही मानते आए हैं कि दोनों सेम है। डिसेबिलिटी होती है एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म। एक ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी जिसके पास कोई शारीरिक अंग नहीं है या कोई चीज़ की कमी है। ठीक है, सो एनी डिसएडवांटेज एक डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से कोई भी एथलीट या कोई भी इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है। और वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसान की दिनचर्या में जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर है, जो गतिविधियाँ रिक्वायर हैं, जो एक्सरसाइज रिक्वायर है, वो होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोई हैंडीकैप है या कोई भी इशू है, तो वो सब आती है डिसेबिलिटी में। वेयर एज डिसऑर्डर इज़ टोटली मेंटल। ये केवल एक ही सिचुएशन पे है, मेंटल एबिलिटी। तो ये है एनी डिसरप्शन। डिसरप्शन होता है कोई भी रुकावट, इसका मतलब होता है रुकावट। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाना है, ये है रुकावट, ये है डिसएडवांटेज। इसका मतलब मैं ये क्या कह सकती हूँ, डिसेबिलिटी कभी भी ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं हो सकती। और ये रुकावट है, अगर इस रुकावट को हम हटा दें तो ये क्या है, ठीक हो सकती है। इन दोनों का ये डिफरेंस है। इसके अंदर फिजिकल, मेंटल दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन डिसऑर्डर के अंदर केवल मेंटल इश्यूज आते हैं। मेंटल, मानसिक इश्यूज, मानसिक। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि आपके टेस्ट में आएगा एग्जाम्पल कि एनी डिसएडवांटेज विच हिंडर्स द परफॉर्मेंस। हिंडर्स मतलब जो रोकता है परफॉर्मेंस को। एनी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज समझते ही आप पकड़ जाओगे कि क्या आंसर उसका। ऑप्शन होंगे जैसे डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर आप क्या कैच कर लोगे डिसएडवांटेज का? डिसेबिलिटी। ये बात समझ आ गई। ये फिजिकल, मेंटल और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, हो सकती है, लेकिन ये केवल मेंटल होती है। ये ठीक नहीं हो सकती कभी भी, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये ठीक हो सकती है, डिसऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। जनरली जो टाइप्स हैं डिसेबिलिटी के, वो कितने प्रकार की होती है? डिसेबिलिटी होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे जो मेन है। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब होता है हमेशा रिलेटेड टू ब्रेन। इस वर्ड को आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पे ब्रेन का रिलेशन होगा। So, when a person has certain limitation in mental functioning, ब्रेन मतलब कि वहाँ पे मेंटल, माइंड से रिलेटेड, मैं इसको कह दूँ माइंड से रिलेटेड जब भी वर्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कि जब भी किसी इंसान को लिमिटेशन है, मतलब बाधा है मेंटल फंक्शनिंग में, मानसिक जो उसकी कार्यशैली है उसमें, और स्किल्स सच एज कम्युनिकेटिंग, बात करने में,
जब मुझे सामने वाले की समझ ही नहीं आएगी तो मैं उत्तर क्या दूंगी, नहीं आएगी। टेकिंग केयर, अपने आप का ध्यान रखना, सोशल स्किल्स, सोसाइटी में कैसे औरों से बात करनी है, कैसे औरों की मदद करनी है, तो वो सारी चीज़ें। किसी की प्रॉब्लम है, कोई मेरे पास आया कि मैम मुझे ये इश्यूज़ है, मैम उसने मुझे ये कहा, तो मैं उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो जब इश्यूज आते हैं हमारे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, वो जो नहीं कर पाते उनको क्या होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। किससे रिलेटेड है, ओनली मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग, क्योंकि रिसीव नहीं कर पाएंगे तो उत्तर क्या देंगे। सेकंड आती है इंटेलेक्चुअल, बड़ा बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, और मैं कह दूं लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, बेसिकली लर्निंग होती है कि आप कोई चीज़ आपने देखी, आपने वो लर्न की, तो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में बदलाव आना। जैसे आपको लर्निंग करवाई गई कि गीला कूड़ा इसमें डालना है या कूड़ा डस्टबिन में डालना है, तो आपने ये लर्न कर लिया और आपके बिहेवियर में चेंज आ गया कि जब भी आप कूड़ा देखेंगे तो आप हमेशा उसे डस्टबिन में डालेंगे, तो ये मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी लर्न हो गई है। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि सॉल्यूशन, रीजनिंग। क्यों का जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्यों मैम ऐसा क्यों, मैम वो क्यों नहीं, मैम ये क्यों नहीं, मैम मैं क्यों, मैम वो क्यों, क्यों जो जनरली बच्चे पूछते हैं ना हर एक बात पे, उनका होता है इंटेलेक्चुअल, कि वो उसके पीछे का फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि इसमें जनरली रेफर्स टू रिड्यूस्ड कैपेसिटी, उस इंसान की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, टू लर्न टास्क, किसी टास्क को याद करने की, प्रोसेस इंफॉर्मेशन कि इसका क्या मतलब होगा। जैसे मैं कहूँ 2 4 6 के बाद क्या आएगा, तो आपकी अगर है, आप लर्निंग की अच्छी है तो आप कहोगे 2 के बाद 4 है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का है तो यहाँ पे भी 2 का होगा, तो मैडम 8 आएगा। ये होती है रीजनिंग। तो ये चीज़ है, तो आपने क्या इन दोनों के अंतर सॉल्व करके आंसर लेके आए, तो वो होती है रीजनिंग एबिलिटी। तो वो क्या है, लर्न टास्क, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, इसके बीच में सोच ही नहीं पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, दिस इज कैरेक्टराइज्ड, ये जनरली किसी इंसान के आईक्यू से मेजर किया जाता है कि किसी इंसान का आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है। और आईक्यू इनका, इन लोगों का जनरली 70 से नीचे होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल या लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लियर ये बात, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें तो मेंटल फंक्शनिंग, माइंड ही काम नहीं करेगा, ना खुद के लिए ना सोसाइटी के लिए। इसमें क्या होगा, प्रोसेस नहीं करेगा, मतलब कि प्रोसेस इन द सेंस कि रीजनिंग नहीं आएगी हमें, क्यों क्या कैसे, ठीक है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना इन टर्मिनोलॉजीज का। चलते हैं नेक्स्ट, हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। मैंने बताया था डिसेबिलिटी में फिजिकल और मेंटल दोनों होते हैं, तो ये आ गई हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिस पर्सन के पास कोई लेग नहीं है, कोई हैंड नहीं है, मतलब कि दैट पर्सन इज हैंडीकैप, ठीक है। एक कोई भी एक बॉडी पार्ट मिसिंग है उसका, सो वो कम्स आती है फिजिकल डिसेबिलिटी में, और उसके लिए उसको हमेशा क्या होता है, इश्यूज होते हैं, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में नहीं दे पाता है, भाग नहीं पाता, चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, पैरों से लिखते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। और ही में रिक्वायर पार्ट्स फॉर असिस्टेंस, उन्हें शरीर के कुछ ऐसे अंग चाहिए होते हैं जो उसको हेल्प कर सके फॉर मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लोकोमोटर, लोकोमोटर का मतलब होता है मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट डिसेबिलिटी। मूवमेंट डिसेबिलिटी में लेप्रेसी, लेप्रेसी होता है कुष्ठ रोग, हाथ लगाया सामने वाले के भी हो गया कुष्ठ रोग। सेरेब्रल प्लासी की इंफॉर्मेशन ही नहीं जा रही शरीर के अंदर, आपने मुझे बोला मैम मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो होती है सेरेब्रल प्लासी। ड्वार्फिज्म होता है बोनापन, बोनापन, जो बोने होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्वार्फिज्म। ये वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में जब आते हैं तो आपको इनका मतलब ही नहीं पता होता है, तो मतलब नहीं पता होगा तो ठीक कैसे करोगे, ठीक है। एंड देन आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है जो मसल्स हैं वो श्रिंक होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं,
श्रिंक होने लग जाती है, मतलब कि सिकुड़ने लग जाती हैं वो मसल्स, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट, बेचारा देख नहीं पाता है, हियरिंग सुन नहीं पाता है। तो ये तीनों लोकोमोटर एबिलिटीज किसके अंदर आती हैं? फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आती है। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो क्या होता है ना, IQ लेवल तो आपने बता दिया कि जी उसका कम है, ये है वो है। अब उनको ना ये इश्यूज़ रहते हैं, जनरली ये क्वेश्चन बड़ा सारा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही आता है कि उनकी अगर वो लर्न नहीं कर पाते तो क्या करें। जैसे आपने मूवी देखी है तारे जमी पर, वो 9+3 करता है तो 9 रॉकेट बन जाता है, 3 उसको बो से क्रैश कर देता है। इस तरीके की चीज़ें आती हैं क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं हो रही, उसके अंदर जा ही नहीं रही। तो बहुत सारे लोगों के साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चे रीड नहीं कर पाते, कई बच्चे लर्न नहीं कर पाते, कई बच्चे बोल नहीं पाते, कई बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते। तो उन सब की लर्निंग डिसेबिलिटी की, उनको लर्निंग अगर नहीं हो रही है तो उनके क्या क्या पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। पहला आता है एप्रेक्सिया। इसमें क्या है, एप्रेक्सिया में वो बच्चा ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। जैसे कई बार मैं देखती हूँ मार्चिंग में सेम हैंड सेम लेग, वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो दैट इज बेसिकली उनको ये कोऑर्डिनेट एबिलिटी, उनको एप्रेक्सिया होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उन्हें बोलेंगे एप्रेक्सिया। एग्नोजिया, एग्नोजिया डायग्नोज बोलते हैं, डायग्नोज वर्ड ओज है ना, डायग्नोज, एग्नोजिया सेम, मतलब कि पहचानना, पहचानना, ठीक है। इनएबिलिटी होती है टू नो और रिकॉग्नाइज थिंग्स, कि सामने वाली चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। अभी मिले थे अभी फिर भूल गए, तो उनको होता है एग्नोसिया, ठीक है। थर्ड आता है डिसलेक्सिया, बड़ा ही कॉमन टर्म है। जिन बच्चों को डिसेबिलिटी होती है रीडिंग में, जो बच्चे रीड नहीं कर पाते। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब कि, ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब ड्रॉ, ड्रॉ मतलब राइटिंग। तो जिनको राइटिंग के इश्यूज होते हैं उन्हें कहते हैं हम डिसग्राफिया। जिनको जो लिख नहीं पाते, बना मतलब लिख ही नहीं पाते ढंग से, उन्हें कहते हैं डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट, जो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उन्हें नंबर समझने में बड़ी सारी दिक्कत होती हैं। जैसे तारे जमी पर वो जो बंदा था वो था, ठीक है। सो बड़ी सारी इश्यूज होते हैं। तो ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मैंने बताई 3। सबसे पहले कॉग्निटिव थी, कॉग्निटिव के बाद हमारी इंटेलेक्चुअल थी, एंड द थर्ड थिंग इज फिजिकल। फिजिकल के अंदर 3 पार्ट्स थे। सेम नाउ टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बड़े सारे बच्चे हमेशा मतलब इसको उन्हें बड़ा पढ़ने में बड़ी सारी दिक्कत होती हैं। यहाँ से 200% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। CBSE में एंट्रेंस एग्जाम में 200% क्वेश्चन आता है। आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD, ये सब है डिसऑर्डर्स। वो जो लोग हैं उनको मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बाधाएं हैं, ये रुकावटें हैं उन लोगों के लिए। अब पहला है ADHD, ये आप ध्यान दे लेना, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेना और इसको लर्न करना है आपने, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे एक एक करके हम इन सब पे बात करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम ADHD के ऊपर। तो ADHD का पढ़ते हैं नेक्स्ट। ADHD होता क्या है, देखो नाम ही बता रहा है। क्या बता रहा है? A मतलब अटेंशन, A का मतलब क्या है? अटेंशन। D डेफिसिट, H हाइपर एक्टिविटी, D डिसऑर्डर। अटेंशन की डेफिसिट कमी है, हाइपर एक्टिव है मतलब एक जगह नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते या बैठ सकते, मतलब नाचते रहेंगे, एक जगह बैठने का नाम ही नहीं है। अभी उसको छेड़ रहे हैं, अभी उसको छेड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, एनर्जी लेवल खत्म ही नहीं होता उनका।
तो ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पहला है इससे इफेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात, एंड अनेबल टू कंट्रोल हिजर इम्पल्स, और उन्हें बड़ी सारी इश्यूज होते हैं कि अपने आप को एक जगह बैठाने में। आपने क्लास में देखे होंगे बच्चे नाचते रहेंगे, इधर आ गए उधर आ गए, मैम ने बोला मैम बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठना उन्हें, मतलब नाचते रहना है 24 घंटे, अब वहाँ चले जाऊँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, तो ये सब चलती है। तो ADHD ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, और वो अटेंशन भी नहीं दे पाते एक जगह। क्लियर? सो हाइपर एक्टिविटी, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके क्या क्या क्वालिटीज़ है। हाइपर एक्टिव रहेंगे, इन्हें इम्पल्सिवनेस भी बोला जाता है कि बैठने तो अंदर से ना कुछ ऐसे उनको मन मचलता रहता है कि भाई अब ये कर लूँ मैं, अब वो कर लूँ, तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिवनेस। ठीक है, मचलना मतलब अंदर से ही आती है कि अब ये कर ले, अब वो कर ले, अब ये गेम खेल ले, 2 मिनट इस गेम में, तीसरे मिनट उस गेम में, चौथे मिनट उस गेम में, और हर जगह लड़ाई करके बैठ जाएंगे एक जगह। देन आता है इनअटेंटिवनेस, किसी भी जगह अटेंशन ना देना। तो ये इनके फीचर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इंक्लूड्स हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, इनअटेंटिवनेस, ठीक है, तो आप आंसर क्या देंगे? ADHD। क्लियर ये मेरी बात? इनमें इन सारी डिसऑर्डर्स, जितने भी ये डिसऑर्डर्स मैंने इससे पहले बताए थे, इन सब में 2 पॉइंट्स बड़े कॉमन है। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। ये हेरिडिटी मतलब कि पेरेंट्स से जनरली आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो फिर एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट किस तरीके का मिल रहा है बच्चे को, वो सब चीज़ें उन्हें वैसा बना देती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है केयरलेस मिस्टेक्स हैं, बड़ी केयरलेस बच्चों वाली मिस्टेक्स करेंगे, जब बोला है ध्यान रखने को नहीं मानेंगे। फिर है डे ड्रीमर, बड़े ख्याली पुलाव पकाने में महान होते हैं। एक्ट बिफोर थिंकिंग, सोचने समझने से पहले ही एक्ट कर देते हैं। लैक ऑफ फोकस, फोकस नहीं कर पाते एक जगह, बड़े ही बातूनी होते हैं एक नंबर के। अनफिनिश्ड टास्क, किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते और छोड़ देते हैं उन्हें, तो वो अनफिनिश्ड रहते हैं। तो ये इनके सिम्टम्स हैं, ये इनके कॉजेज़ हैं। तो ये कॉजेज़ आप लिख लेना, जब आपको ये समझ आ जाएगा ना ये बीमारी है क्या, तो कॉजेज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, कॉजेज़ इसी तरीके के हैं कि आप एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है। हेरिडिटी मतलब इनहेरिट हो जाते हैं कई बार पेरेंट्स से, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स में हो, लेकिन जीन्स का इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है कि समटाइम्स। बट ये 2 फैक्टर मेन है, ये आप किसी में भी चिपका सकते हो या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये था हमारा ADHD, हर एक नाम पे ऊपर गया है। नेक्स्ट चलते हैं SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नाम ही बता रहा है। 4 ऑप्शन में से दिए जाएंगे तो क्या आंसर नहीं बता पाओगे क्या? तो SPD का मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी मतलब कि सेंसेस, हमारे शरीर के 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन सी? नोज, आईज, ईयर्स, टंग, माउथ जैसे, एंड द लास्ट इज स्किन। इनसे हमें इंफॉर्मेशन है। जैसे सामने मैंने देखा तो मैंने देखा कि गाय है, इंफॉर्मेशन गई। ठीक है, कान से मैंने सुना कि येस और नो, तो इंफॉर्मेशन गई। टेस्ट करके देखा मैंने खाना, तो मैं कहूँगी लाजवाब, बहुत ही अच्छा, तो इंफॉर्मेशन गई। स्किन देखा मैंने गर्म और ठंडा, तो इंफॉर्मेशन गई। ठीक है, नो से स्मेल किया कि फाउल स्मेल है या कैसी स्मेल है, तो पता लगा कि भाई इस तरीके की है, तो ये पता लगता है। तो सेंसेस से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में किसी इंसान को बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, उस पर्टिकुलर टाइप को कहेंगे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या इन दिस डिसऑर्डर इफेक्टेड पर्सन हैज़ प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम रहती है इन हिज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम नर्व्स से बनी है, और नर्व्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को लेके जाना एंड वापस लाना। और इसी से एक बता दूं कि हमारे में 2 तरीके की नर्व्स होती हैं। कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स, एंड दूसरी होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सेंसेस से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाए, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाए। क्लियर? सेंसेस से ब्रेन तक ले जाए। ब्रेन ने बोला हाथ हटा लो, गर्म है चीज, तो मोटर नर्व्स क्या करेंगी? ब्रेन से मैसेज कहाँ लाएंगी?
ऑर्गन तक, ऑर्गन मतलब उस सेंस ऑर्गन तक जहाँ पे हुआ है ये काम, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगी आपको बात। तो इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसरी और साउंड, टच, मूवमेंट, इन्हें कोई असर ही नहीं पड़ता। गर्म है तो गर्म ही लगा रह गया, ठीक है, सेंस काम ही नहीं कर रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये बहुत ही सारी इश्यूज आते हैं। तो ये होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट कम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनमें भी वही है इश्यूज, आप इसको देख लेना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मतलब कि ऑटिज्म क्या होता है ना, ऑटिज्म में दो बिहेवियर रहते हैं, दो चीज़ें रहती हैं, वो मैं बताऊंगी। स्पेक्ट्रम मतलब कि बहुत ही, जैसे रेनबो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, कलर की वेवलेंथ होती है, अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो वो होता है स्पेक्ट्रम, मतलब नंबर ऑफ, वाइड रेंज ऑफ। डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो मतलब कि नर्व्स, लॉजिकल मतलब सिस्टम, डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इन दिस पर्सन रिपीट द सेम सेंटेंस अगेन अगेन। पैर हिला रहा है, पैर हिला रहा है, चुटकी बजा रहा है, चुटकी बजाता रहेगा, ठीक है। और पैर हिला रहा है तो पेपर में पैर ही हिलाता रहेगा, मतलब एक ही बिहेवियर कंटिन्यू रखता है। हाथ धो रहा है तो हाथ ही धोने में गुम हो गया, हाथ ही धोए जा रहा है पानी से, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, रिपीट करता है एक सेंटेंस को या एक काम को पर्टिकुलर। अब क्या होता है, दिस इफेक्ट्स कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, तो वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल होते हैं सेंटेंसेस और नॉन वर्बल होते हैं इशारे, हाँ 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 हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो दैट मीन्स वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों चीजें उसकी इफेक्ट होंगी। एंड सेकेंड इज बिहेवियर, इंटरेक्शन और रिपीटेटिव, इंटरेक्ट किसी से नहीं कर पाएगा ढंग से और रिपीट करेगा एक चीज को बार 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 बार, उन्हें बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्लियर है मेरी बात? ये बात ध्यान रहेगी कि किन को बोलते हैं। इनके अंदर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है। छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर ध्यान में रख के एक बार अपनी किताब पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आप उस चीज़ से पर्टिकुलर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, और बिहेवियर में इंटरेक्शन है, रिपीटेटिव में मैं पूछ लूँ क्वेश्चन कि कौन सी डिसऑर्डर में रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, तो आंसर विल बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्लियर मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट दो रह गए, हमारे 5 थे केवल। तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओडीडी। ओडीडी की फुल फॉर्म क्या है? ओपोजिशन। ओपोजिशन मतलब कि विरोधी, जो सामने वाला विरोधी, जो सामने वाला है, हमारे सामने जो खड़ा है, ठीक है। डेफिएंट मतलब उसको कंटिन्यू लगातार डिसऑर्डर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब कि बार बार डिस्टर्ब, ठीक है। डिसरप्टिव कह सकते हैं, डिसरप्ट या रुकावट है, बिहेवियर डिसऑर्डर। इन दिस डिसऑर्डर पीपल ऑलवेज ट्राई टू डिसरप्ट, सामने वाले को परेशान करते रहेंगे, ठीक है, दोज हु आर अराउंड देम। इनमें क्या है? दे आर अनकोऑपरेटिव, ये अनकोऑपरेटिव होते हैं। ये कॉजेज हैं इनके। डेफिएंट होते हैं, कमी होती है। होस्टाइल टुवर्ड्स पीयर ग्रुप अमंग एवरीवन। होस्टाइल मतलब हमेशा मारने की सोचते हैं सामने वाले को, ठीक है। कई बच्चे होते हैं हमेशा मारने की सोचते हैं। उन्हें किसी के साथ बिठा दो तो उसकी कॉपी फाड़ दी, ठीक है। किसी के साथ बिठा दो तो उसको चाटे मार दिए, उसका बैग फेंक दिया, उस पर पानी फेंक दिया, मतलब सामने वाले को ना विरोधी मानते हैं हमेशा। इस तरीके का डिसऑर्डर। और ये किसी से भी अनकोऑपरेटिव होते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। मैम कहेंगे बेटा ऐसे नहीं करना, थोड़ी देर में फिर वैसे ही करेंगे। डेफिएंट होते हैं, कमी होती है इनमें। होस्टाइल टुवर्ड्स, सामने वाला हमेशा एग्रेशन, गुस्सा भरा होता है इनके अंदर, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या करते हैं ये? जैसे क्या आदतें हैं? थ्रोइंग थिंग्स, कोई भी चीज़ आई हाथ में फेंक दी, कोई भी चीज़ दी फेंक दी, खाना दिया फेंक दिया, सब चीज़ें फेंक दी। देन स्पिटिंग, दूसरे बच्चे के ऊपर थूक दिया। बच्चे होते हैं ऐसे, एक दूसरे के ऊपर, मतलब उसको होता है कि जो भी उसके पास बैठेगा उस पर थूक देगा। मतलब दिस आर द ओडीडी, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होते हैं उनको, बच्चों को। उनको समझाना चाहिए, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो बड़ी अर्ली स्टेजेस में बच्चे को साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास बताया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं। उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, उनकी थेरेपीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। रिवेंजफुल मतलब उसने मुझे हाथ लगाया, मैं उसके मारूंगा ही, उसकी कॉपी फाड़ दूंगा, उसकी पेंसिल तोड़ दूंगा, ठीक है, उसकी रबर फेंक दूंगा, ये सब चीज़ें। आर्ग्यू करते हैं मैम से। एनोइंग, गुस्सा होता है उनके अंदर। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। क्लियर मेरी बात? तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में हमेशा सामने वाले को परेशान करने का मेन मकसद होता है। हर बात पे ये, हर बात पे वो।
कई बार वो भी चीज़ें होती हैं कि बात बात पे टीचर के पास जाना, छोटी छोटी चीज़ों के मैम ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको भी ना कुछ इश्यूज ही है। तो ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एट द वेरी अर्ली, बट जनरली ये वेरी अर्ली स्टेजेस पे पाई जाती है, नॉट इन द फॉर मोर देन 15 ईयर्स एज ग्रुप। जनरली बच्चों में पाई जाती है और उसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। सो लास्ट कम्स हमारा ओपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर के बाद, शायद ख़त्म ही हो गया हमारा मेरे ख्याल से, एक टॉपिक रहता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। इनको बोलते हैं एटिकेट्स, इसको क्या पढ़ेंगे, एटिकेट्स बोलते हैं ना, इसके बड़े अच्छे एटिकेट्स हैं, बड़ा सुना होगा आपने एटिकेट्स। तो वो एटिकेट्स एटी बोला जाता है, लेकिन उसकी फुल स्पेलिंग ये होती है, तो इसको ध्यान से देखना। एटिकेट्स, एटिकेट्स क्या है, डिसेबिलिटी एटिकेट। डिसेबिलिटी मतलब जो लोग डिसेबल हैं, ठीक है, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी है, वो डेवलपमेंट हुआ या किसी भी चीज़ के किसी अंग की कमी है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारी इश्यूज हैं, उनके लिए एटिकेट्स क्या होने चाहिए आपको, कि आप उनको नीचा ना दिखाएं, आप उनको हाथ बढ़ा के उन्हें समझाएं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं एटिकेट्स। तो बेसिकली दीज आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, वो एक सेट है गाइडलाइंस का जो कि डील करता है स्पेसिफिक लोगों के साथ कि हाउ टू अप्रोच पीपल विद डिसेबिलिटी, कि हमें डिसेबल लोगों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। वो मापदंड, वो गाइडलाइंस दी गई हैं। क्लियर मेरी बात, कि डिसेबल पर्सन के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो और उनके देखो, अब क्वेश्चन जनरली हमेशा पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से आप एक्सरसाइज करके क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, मेंटल बेनिफिट, आप अगर उन्हें हेल्प करेंगे तो उनकी मेंटल बेनिफिट की, उनकी मेंटल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, वो स्ट्रेटजीज़ को कोप कर पाएंगे, मतलब प्रोवाइड कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की, इस चीज़ से ऐसे ओवरकम किया जा सकता है, इस चीज़ पे ऐसे जीत पाई जा सकती है, इस चीज़ को इस तरीके से हराया जा सकता है। जैसे किसी को लर्न नहीं होता तो उसको लिख लिख के बार बार, इस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है उनकी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड सेल्फ एस्टीम, उनका दृढ़ संकल्प बढ़ता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, अपने बारे में लेके, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, हम उन लोगों के लिए ये कर सकते हैं कि जब हम उन्हें गेम्स और स्पोर्ट्स में लेते हैं तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दें, उनके लिए एरिया छोटा कर दें, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करें क्लैप करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स ले आएँ जिससे उनको चोट ना लगे, ठीक है, उन्हें हेल्प करें हर सिचुएशन में, ठीक है, उन्हें एहसास ही ना होने दें कि वो डिसेबल भी हैं, ठीक है, ये सब एटिकेट्स होते हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर 4 है। चलते हैं नेक्स्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 4, इसके बारे में इतना ही है। क्वेश्चंस 15 MCQs आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, वो बता दिया जाएगा जैसे भी, ठीक है। सो डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, रुकना नहीं है कहीं भी, ठीक है। सो आपने पढ़ते रहना है, ये ऐसे ही लर्निंग चलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो डू टेक्स्ट मी, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे, टेक केयर।